Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone. Myself, Aisha Priyanka Beg, and I am here standing to give master seminar on zero budget natural farming. So these are the contents I will be dealing with. So आप में से किसी को पता है कि मिस्टर सुभाष पालेकर है कौन? मैंने उसका सेमिनार कराया है। He is one of the politicians. Yes, sir, you can say. But also he is involved in agriculture. Go ahead. Just joke. So, Mr. Subhas Palekar is a farmer from Karnataka. Actually, he is believed as a creator of zero budget natural farming. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या फिर हॉलिस्टिक फार्मिंग बोल सकते हैं उसको। ये क्या है? ये हमारा जो हम एग्रीकल्चर में जो एक्सपेंडिचर डालते हैं उसको ये उसके खर्चे को कट कर देता है। मतलब जैसे कि हम खरीदते हैं सीड्स, फर्टिलाइजर्स, तो इसके कॉस्ट को ये मिनिमाइज कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सुभाष पालेकर जी के बारे में कि वो क्रिएटर है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, और उन्हें कृषि का ऋषि भी बोला जाता है। और ये पद्मश्री के अवार्डी भी हैं और इनको बहुत सारे और अवार्ड्स मिले हैं। तो इनके बारे में बताना चाहूँगी, इन्होंने 6 साल तक जैसे फॉरेस्ट है उसके ऊपर रिसर्च किया है। आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज रहते हैं वो भी तो ग्रो करते हैं ना, उनकी भी तो ग्रोथ अच्छी होती है, तो वो क्यों होती है? कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो जैसे सुभाष पालेकर जी का जो मॉडल है उनके अकॉर्डिंग वो ये बोलते हैं कि जो प्लांट्स के जो रूट जोन में जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो भी मिनरल्स होते हैं वो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। हमको एडिशनली कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोला जाता देख सकते हैं कि 98% जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो प्लांट लेता है एयर, वाटर या फिर सोलर एनर्जी से। जब हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो कुछ भी हम बाहर से नहीं खरीदते। जो भी हम फार्म में यूज करते हैं, जैसे कि हम काउ एक काउ से हम जो ZBNF का सेटअप है उसकी रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। तो इसका नीड क्यों पड़ा या फिर ये ट्रेंड में क्यों आया? ये क्या है? इट्स एन अप्रोच टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी और ये एक्सपेंस फ्री फार्मिंग है। जैसे मैंने बोला कि ये कॉस्ट को कट कर देता है। और जैसे मैंने काऊ के बारे में बताया, और इसमें एक खास बात है कि हम जो क्रॉस ब्रीड्स होते हैं वो हम नहीं लेते। इसमें हम देसी ब्रीड्स ही देसी गाय लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ की देसी गाय है कोसली। तो जैसे बोल सकते हैं हम 30 एकड़ से एक काऊ से हम 30 एकड़ को कवर कर सकते हैं। जैसे इसमें फार्मिंग विद मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, तो इसमें जैसे मशीन्स हम बहुत ज़्यादा क्या हम यूज ही नहीं करते हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो कट हो जाएगी। और हम पॉइजन फ्री, मतलब इसमें हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स डाल ही नहीं रहे हैं, तो ये पॉइजन फ्री फूड रहेगा। और फिर एक्सटर्नल इनपुट, जैसे मैंने बोला इसमें जो सीड्स होते हैं वो भी हम जैसे हम फील्ड में जो देसी सीड्स यूज किया जाता है इसमें। और इसमें जैसे टेक्निक्स मल्टी टाइप क्रॉपिंग सिस्टम यूज किया जाता है कि मतलब छोटे स्पेस में हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलता है। और मैंने इसका एग्जांपल देख रखा है अंबिकापुर में, जब हम रावे के टाइम जाते थे, एक नॉर्मल से फार्मर है, उन्होंने अपने फार्म छोटे से फार्म में लगा रखा था बीटल वाइन, पाइनएप्पल और जैसे कि बड़े में कोकोनट उन्होंने लगा रखा था, एलोवेरा था। तो उन्होंने बताया कि वो पर एनम 5 लाख से ज़्यादा अर्न करते हैं। क्यों? ये नेचुरल है। जैसे बड़े बड़े जो रईस लोग होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं आजकल? एक तो ऑर्गेनिक हो और नेचुरल, मतलब वो केमिकल फ्री फूड खाना पसंद करते हैं। और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है। इफ मार्केट में आप बेचने जाएंगे तो करंट ट्रेंड को ये मीट करता है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं
वो एक वर्ड जरूर बोलते हैं, नेचुरल खाओ, ऑर्गेनिक खाओ। वो अपने डाइट पे मोस्टली फोकस करते हैं, तो वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं अपने डाइट में। तो उसके प्रिंसिपल क्या है? नेचुरल इनपुट, मैंने बताया कि नेचुरली जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं फील्ड में हम वही यूज करते हैं टॉक्सिक फ्री प्रोडक्शन करने के लिए। और फिर लो इनपुट फार्मिंग, ये इनपुट जो हम जितने भी फर्टिलाइजर वगैरह के इनपुट को कट कर देता है, मतलब कॉस्ट को कट कर देता है। हम मल्चिंग यूज करते हैं सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे वीड इन्फेस्टेशन वगैरह नहीं होता तो उसका खर्चा बच जाता है। जैसे वीड मैनेजमेंट के लिए हम दूसरे प्रैक्टिसेस में हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, तो इसमें नहीं लगता। और फिर मल्टी क्रॉपिंग, वही मैंने बताया इससे पहले, मल्टी क्रॉपिंग इसमें जैसे कि यील्ड भी हमको ज्यादा मिलती है कंपैरेटिवली। हम क्यों फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज नहीं करते हैं? तो वो है भूमि अन्नपूर्णा। भूमि अपने में क्या कहते हैं उसको, संपूर्ण होती है रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। और बोला जाता है कि प्लांट्स बहुत ज्यादा compete नहीं करते, बट वो एक दूसरे के साथ मतलब आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसे कि हम क्रॉप रोटेशन या फिर मिक्स क्रॉपिंग वगैरह लेते हैं ना, तो फिर उनके जैसे पेस्ट कभी कभी नेचुरली भी कंट्रोल होते हैं। जैसे कि एक पेस्ट को दूसरा क्रॉप पे एज अ होस्ट वो उस पे रहा है, और वो दूसरे क्रॉप को एज अ फीड करता है, जो उसमें कीड़े रहते हैं उसको कंट्रोल करता है। लिटिल बिट आई एम कंफ्यूज्ड हियर। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ देसी काउइंग ZBNF, जैसे जो 1 ग्राम देसी काऊ का डंग होता है उसमें 300 से 500 करोड़ बेनिफिशियल इफेक्टिव माइक्रोब्स होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं और उसको फर्टाइल और न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। और जो जितने भी इंडियन ब्रीड्स हैं वो इस टेक्निक, इस मेथोडोलॉजी के लिए सुटेबल है। और जो डंग और यूरिन एक काउ से मिलता है वो सफिशिएंट है 30 एकड़ के लिए। जैसे मैंने बताया क्रॉस ब्रीड्स यूज नहीं करते, क्योंकि उनके जो डंग और यूरिन में होता है पैथोजेंस की संख्या ज्यादा होती है, जो कि हमारे लिए जो हमारे नेचुरल फार्मिंग सिस्टम जो है ना उसके लिए सुटेबल नहीं होता। और ये जो ये है पिलर्स नेचुरल फार्मिंग के लिए, वो होता है बीज अमृत, जीवामृत, मल्चिंग और वपासा। बीज अमृत इसको हम यूज करते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, और सीडलिंग्स को ट्रीट करते हैं, प्लांटिंग मटेरियल को ट्रीट करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काऊ डंग में पाए जाते हैं उसको हम कल्चर करते हैं, और फिर हम सीड्स जो होता है उसको हम बीजामृत जो होता है उसमें डिप करते हैं। अब वो क्या करता है, इनोकुलम इंड्यूस करता है उसमें सीड में, और ये इफेक्टिव है यंग रूट्स को प्रोटेक्ट करने में, किससे, फंगस और फिर कुछ सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न डिजीजेस से। ये है उसका प्रिपरेशन मेथड। और जैसे हम 5 kg काउडंग लेते हैं तो उसमें 5 से 10 बोल सकते हैं, यहाँ मैंने 20 लिखा है। तो यूरिन में हम एज अ स्लरी जैसा बनाते हैं और उसको हम डिप करके रखते हैं। फिर जो होता है ना, हम जो बना के रखे हैं उसको हम स्क्वीज करते हैं, फिर उसमें हम सीड्स को बढ़िया से मिलाते हैं, और फिर उसके बाद उसमें लाइम वाटर या फिर से हम काउ यूरिन जैसे डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर हो गया जीवामृत, ये एक माइक्रोबियल कल्चर है जो कि इंक्रीज करता है सॉइल में जो माइक्रोबियल और अर्थवॉर्म का जो रहता है एक्टिविटी उसको। और ये जीवामृत कैसे बनता है, इसको 48 आवर के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये गुजरता है, और जो बैक्टीरिया काउडंग में रहते हैं ना, वो काउडंग और यूरिन में रहते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, इसमें हम वो रावे के टाइम में हमने सीखा था, जब हम जीवामृत बना रहे थे उसमें हमने वो बेसन डाल रखा था, बेसन जैगरी भी डालते हैं इसमें। तो जो बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसमें फीड करते हैं, और वो उसमें फीड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करते हैं। और हम उसमें सॉइल भी डालते हैं। सॉइल क्यों डालते हैं, क्योंकि सॉइल में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ना, उसको डालेंगे तो फिर वो उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे। जो सॉइल में माइक्रो